हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का एमसीक्यू। आज का विषय हमारे पास है विज्ञान यानी कि साइंस। तो इसमें हम लोग यहाँ पर मॉडल पेपर का सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 40 एमसीक्यू पेपर को प्रैक्टिस करेंगे। और ये सारे मॉडल पेपर बिल्कुल ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो ये आपका काफ़ी काम आ सकता है। ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है वो एनसीईआरटी के जो बेसिक बुक्स होते हैं उस पर आधारित है, और ये सारे डायरेक्टली कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन से टकराते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे जो पहला सवाल है कि एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में पूछा गया है कि हमारे पास जो प्रतिबिंब है आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। तो बताना है कि वस्तु की स्थिति क्या होगी, यानी हमें यहाँ पर बताना है कि यू कहाँ पर होगा, वस्तु को कहाँ पर रखें कि हमें आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक बात को ध्यान देना है कि अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती है। ठीक है, अवतल दर्पण में 6 स्थिति होती है, और 6 का 6 स्थिति हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, 6 स्थिति हम लोग को ध्यान यहाँ पर रखना है क्या क्या होती है। तो सबसे पहली स्थिति हमारे पास ये है कि ओ मतलब ऑब्जेक्ट और आई मतलब इमेज। ठीक है, आई का मतलब क्या हमने लिखा, इमेज। तो पहला स्थिति है 1, यानी कि हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पर, यानी कि एक तरीका से हम लोग कह सकते हैं कि अनंत पर। दूसरा स्थिति यह है कि सी से परे रखेंगे। तीसरा स्थिति हमारा है कि सी पर रखेंगे। चौथा स्थिति है सी और एफ के बीच में। पांचवा स्थिति हमारा आता है एफ पर, और छठा होता है पी और एफ के बीच में रखेंगे। ठीक है, हमारे पास 6 स्थिति है। जब कभी भी हम लोग 6 पर वस्तु को रखते हैं छठे स्थिति पे, तो क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा। हमेशा हमेशा कहाँ बनेगा, दर्पण का पीछे बनता है। और जब दर्पण के पीछे बनता है इसका मतलब हमारे पास है कि आभासी तथा सीधा बनेगा। अब यहाँ पे जो पहला स्थिति क्या है, पहला स्थिति हमारा है अनंत पर। दूसरा स्थिति हमारे पास क्या, सी के परे। हमने सारी स्थिति को यहाँ पे दिखा दिया। अगर 1 पर यहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो 5 पर प्रतिबिंब बनेगा। 2 पर अगर वस्तु को रखेंगे तो 4 पर प्रतिबिंब बनेगा। स्थिति अगर 3 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी 3 पर बनता है, और उसी प्रकार अगर 4 पर वस्तु को रखेंगे तो फिर 2 पर प्रतिबिंब बनेगा, और 5 पर रखेंगे तो 1 पर बनेगा। ठीक है, ये हम लोग को रिवर्स में चलना है। ठीक है, और जब हमारे पास छठी स्थिति में वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनता है। तो 5 स्थिति हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं। पांचों स्थिति में हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जबकि छठा स्थिति के लिए क्या बनता है, तो आभासी एवं सीधा बनता है। इसके लिए हम लोग डायग्राम भी देख सकते हैं। तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीका से बनेगा कि ये हमारे पास अवतल दर्पण है। ठीक है, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ये आपके पास मुख्य अक्ष आता है, यहाँ पर आपका P यानी कि ध्रुव हो गया, यहाँ पर F यानी कि फोकस हो गया, यहाँ पर C यानी कि वक्रता केंद्र। जैसे ही आप छठा स्थिति यानी कि P तथा F के बीच वस्तु को रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो पहली लाइन समांतर जाएगी, और समांतर जाने के बाद ये हमारे पास कहाँ से कटेगी, तो बोलते हैं हम लोग यहाँ पर फोकस से कटेगी। ठीक है, कहाँ से कटेगी, फोकस से। और दूसरा हमारे पास स्थिति होता है कि जहां पे वस्तु को आप रखे हैं वहां से सी को एक लाइन को मिलाएंगे। ठीक है, और दोनों लाइन आपस में देखिएगा तो पीछे जाकर हमारे पास दर्पण के पीछे कटता है, और ये हमारे पास पोजीशन हो जाता है किसका, इमेज का। तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पर कि प्रतिबिंब का स्थिति को दिखाने के लिए किरण आरेख भी खींचना पड़ता है, और एक किरण आरेख कितना नंबर का पूछा जाता है, तो 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने इसीलिए सारे बातें इसी सवाल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कहाँ पे वस्तु को रखे हैं, P तथा F के बीच में। ठीक है, यानी जब हम लोग P तथा F के बीच में, P यानी कि दर्पण का ध्रुव पोल, और F मतलब कि फोकस, हम लोग जब यहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और यहाँ पर बिंब से बड़ा बनेगा। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे पूछा गया है कि वक्रता त्रिज्या R तथा F के बीच में संबंध क्या है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर टिक करेंगे। R बराबर क्या होता है, 2F, या कभी कभी कह सकते हैं कि F जो होता है R/2, यानी फोकस जो होता है हमारे पास, फोकल लेंथ, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, R यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है, F यहाँ पे फोकस दूरी है। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश किरण, ठीक है, जब प्रकाश किरण जल से हवा में, ठीक है, जल से हवा में जाती है, तो जल हमारे पास क्या है, सघन माध्यम है। जल क्या है,
सघन माध्यम और हवा क्या है, विरल माध्यम। ठीक है, हवा क्या है, विरल माध्यम। तो जब सघन से विरल में जाएगी, ठीक है, सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, अविलंब से दूर। लेकिन अगर विरल से सघन में जाएगी, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास विरल है यानी रेयरर, विरल से अगर मान लीजिए सघन में जाएगी तो दूसरे स्थिति में क्या हो जाएगा, अविलंब की ओर होगा। ठीक है, जबकि सघन से अगर मान लीजिए विरल जाती है तो अविलंब से दूर चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि अवतल लेंस सदैव प्रतिबिंब बनाता है। ये हमारे पास अवतल लेंस है। ठीक है, हमारे पास क्या अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो बोलेंगे सीधा एवं छोटा। ठीक है, सीधा एवं छोटा। उसी प्रकार से हम लोग को और भी पूछा जा सकता है, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, मतलब सारे लेंस और सारे दर्पण जो भी हमारे पास होते हैं सिलेबस में, सबका हम लोग को गुणधर्म पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अवतल लेंस हमेशा क्या बनाता है, सीधा तथा छोटा बनाता है। ठीक है, चलिए, और इस स्थिति में क्या बनता है तो हम लोग बोलेंगे आभासी बनता है। इस स्थिति में और क्या बनता है तो बोलेंगे आभासी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। और क्षमता निकालने का सूत्र होता है P बराबर 1/F। P बराबर 1/F। P क्या होता है, पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की क्षमता। F क्या होता है, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर प्लस में है या माइनस में है तो क्या हमें पता चलेगा, जब माइनस में है तो अवतल लेंस समझेंगे, जब प्लस में है तो उत्तल लेंस समझेंगे। P अगर माइनस में होगा तो F भी माइनस में होगा, P अगर प्लस में होगा तो F भी प्लस में होगा। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो समतल दर्पण के द्वारा हमेशा बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो काल्पनिक का मतलब क्या होता है, आभासी यानी कि वर्चुअल। काल्पनिक का मतलब क्या होता है, आभासी यानी कि वर्चुअल। तो समतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रेटिना कहते हैं। और रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल कहा जाता है। ठीक है, रेटिना को हिंदी में क्या बोला जाता है, दृष्टि पटल। यानी कि दृष्टि पटल पर जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है हमारे आंखों में, उसको बोला जाता है दृष्टि पटल यानी कि रेटिना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो कितनी होती है, तो मिनिमम होती है कितना, 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम कितना हो जाएगा, अनंत। मिनिमम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम हो जाएगा अनंत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9। द्विफोकस लेंस यानी बाइफोकल। ठीक है, द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक है, द्विफोकल लेंस। ठीक है, द्विफोकल लेंस तो हम लोग क्या बोलेंगे, जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया। इसे क्या बोला जाता है, तो प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया। तो इस तरीका से कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो जरा दृष्टि दोष, अगर मान लीजिए हमसे पूछेगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा, तो बोलेंगे अवतल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, इसको हम लोग अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि उत्तल लेंस, और दीर्घ दृष्टि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो द्विफोकल लेंस अगर बोलेगा तो कौन सा होना चाहिए, तो बोलेंगे जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे हम लोग तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10। तारों का टिमटिमाने का कारण क्या होता है, तो हम लोग यहां बोलेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना, एटमॉस्फेरिक। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यानी तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 11 नंबर में बोला गया है
कि कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। P का देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, V इंटू आई। इसी का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई आर, और P का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास I स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, P हमारे पास पावर यानी कि विद्युत शक्ति, V हमारा विभवांतर, I होता है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, R होता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे फॉर्मूला हो गए, यानी ये फॉर्मूला भी सही है, ये फॉर्मूला भी सही है, और हमारे पास एक और ये हमारा गलत हो गया, आई आर गलत हो गया, ये हमारे पास सही है। ठीक है, और ये भी हमारे पास सही है, यानी कि हमारे पास 3 फॉर्मूला सही है, 3 फॉर्मूला सही है, अब भी हमारा गलत है। ठीक है, भी हमारा क्या है, गलत। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में पूछा गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। इसका संकेत इस तरीका से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, V बराबर I गुना R होता है, ओम का नियम है। ठीक है, किसका नियम है, ओम का नियम। ये नियत ताप पर होता है। कूलाम किसका एसआई यूनिट होता है, हमारा तो आंसर हो चुका है, 12 नंबर का आंसर क्या है हमारा, सी है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कूलाम किसका एसआई यूनिट होता है, तो बोलेंगे चार्ज का, है ना। किसका होता है, चार्ज का, यानी कि आवेश। तो आवेश को हम लोग कैसे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं, और क्यू बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे आई गुना टी। क्यू बराबर आई गुना टी होता है। वाट किसका होता है, तो बोलेंगे विद्युत शक्ति का। ठीक है, और जूल किसका होता है, तो एनर्जी का होता है, हीट का है कि नहीं, वगडन का, कार्य का। ठीक है, ऊर्जा का, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। पावर यानी विद्युत शक्ति का वाट, और विद्युत आवेश का होता है कूलम। ठीक है, हमने चारों देख लिया। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कौन सी होती है, तो इसका तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे टिक लगा देना है। यहाँ पे देखिए एकदम डायरेक्ट सिद्धांत थ्योरी पॉइंट से काट के दिया हुआ है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, गर्म जल प्राप्त करने के लिए, ठीक है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक, ठीक है, सौर जल तापक, यानी हमारे पास सोलर, सौर का मतलब क्या होता है, सोलर। तो सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, यानी सोलर एनर्जी पावर, सोलर पैनल, है ना, सोलर सिस्टम का हम लोग प्रयोग किन दिनों में हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग इसका उपयोग कब कब नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसका उपयोग हम लोग गर्मियों के दिन में अक्सर करते हैं। गर्म दिन में होता है, धूप वाले दिन में होता है, यानी कि बादल वाले दिन में हम लोग इसको नहीं कर सकते। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूर्य हमें दिखेगा ही नहीं, बादल वाले दिन में हमें सूर्य नहीं दिखेगा, यानी हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। मान लीजिए आर नाम का अभिकारक है, पी नाम का हमारे पास प्रतिफल है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेगा, आर, तो क्या बनेगा, पी यानी कि प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और अभिकारक जब आपस में मिलाकर नए मतलब उत्पाद बनाते हैं उसी को प्रोडक्ट यानी कि प्रतिफल कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो मिलते हैं उसे उत्पाद कहा जाता है, लेकिन जो उसके लिए भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन, रिस्पायरेशन, श्वसन को क्या बोला जाता है, रिस्पायरेशन। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। क्या बोला जाएगा, एक्सोथर्मिक, यानी कि उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी को बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहां से बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट निकलता है, उष्मा निकलती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया है कि ये हमारे पास अभिक्रिया दिया गया है ZnO का। ठीक है, ZnO जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ अभिक्रिया हुआ तो क्या बन गया, Zn बन गया, और साथ में क्या बन गया, तो बोलेंगे CO बन गया। ठीक है,
तो हमसे पूछा गया है इसमें क्या होता है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा सवाल इनकम्प्लीट है, ठीक है, सवाल यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट है। हमसे पूछना चाहिए था ये किस प्रकार की अभिक्रिया, ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ध्यान से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कार्बन का हो रहा है उपचयन, यानी कार्बन पहले था, अब कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन का क्या हो गया, उपचयन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी पूछना ये चाहिए था कि किसका उपचयन हो रहा है, ठीक है, सवाल ये होना चाहिए था किसका उपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन, ठीक है। उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग वो कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो हमारे पास होता है उसका रंग कैसा होता है, श्वेत। आप अगर इसको देखेंगे ये हमारे पास AgCl है, ये हम लोग सूर्य की प्रकाश है ना, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि Ag हमारा अलग हो जाता है, Cl2 हमारा अलग हो जाता है। क्लोरीन 2 गो है, 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, दोनों तरफ क्या हो गया, संतुलित हो गया, यानी यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर हम लोग को प्राप्त हो जाता है। तो इसकी कलर कैसी होती है सिल्वर क्लोराइड की, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्वेत कलर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत को हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे NaOH क्या है, तो NaOH क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है, यहाँ पे O कैपिटल लिखना होगा, ठीक है। तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये क्षारक है तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, ये सही कथन है। HCl यहाँ पे C कैपिटल लिखना होगा, ठीक है। तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, ये क्या है, अम्ल है, तो अम्ल जो है नीले को लाल कर देगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लूकोज लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये आपका गलत हो गया, ग्लूकोज लाल लिटमस पत्र को नीला नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास है मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है, यानी कि आर्टिफिशियल है, ठीक है, ये मेन मेड है। तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या है, सही कथन है। तो बोला है गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन कौन सा हो गया, सी नंबर। गलत कथन कौन सा है, सी नंबर, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत कथन है, ठीक है। तो हम लोग सी में टिक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से किस पदार्थ का पीएच, ठीक है, निम्न में से किस पदार्थ का पीएच 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक किसका होता है, तो बोलेंगे क्षारक का। 7 से अधिक किसका होता है, तो बोलेंगे क्षारक का, ठीक है, क्षारक का। तो क्षारक का हमारे पास यहाँ पे क्षारकीय कौन होती है, तो रक्त, ये करीब करीब 7.4 के आसपास होती है। रक्त यानी कि ब्लड, ठीक है, रक्त यानी कि ब्लड या खून कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्षारकीय प्रकृति की होती है, यानी जो नेचर होता है वो क्षारीय होती है। तो 7 से थोड़ा सा अधिक पीएच मान होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ए नंबर। बाकी सारे बी सी डी हमारे पास क्या है, वो 7 है या 7 से कम है। शुद्ध जल का तो सीधा सीधा 7 होता है, ठीक है। नींबू का, जठर रस का 7 से कम होता है पीएच मान, तो पीएच मान 7 से अधिक किसका होता है, क्षारक का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं किस प्रकृति के होते हैं। आप यहाँ पे दोनों बात देखेंगे, सवाल नंबर 21 में दोनों चीजें देखेंगे। ये हमारे पास मान के चलिए मैग्नीशियम है, ये हमारा धातु है, ये जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, MgO बना देगा, ठीक है। हम लोग संतुलित यहाँ पे करेंगे, 2 यहाँ पर भी लगेगा, 2 यहाँ पर भी लगेगा। तो ये हमारा धातु है, तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारकीय होती है, ठीक है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है, हमेशा क्षारकीय सामान्य तौर पर। लेकिन पूछा है अधातु का ऑक्साइड, तो अधातु मान लीजिए हमारे पास सल्फर है, ये O के साथ रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। मान लीजिए हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी ये अधातु का जो ऑक्साइड होता है क्या होता है, अम्लीय। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमेशा ध्यान रखेंगे अधातु ऑक्साइड सामान्य स्थिति में क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, जबकि धातु का ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लैक्टिक अम्ल का प्रकृति क्या होता है, ठीक है। जो लैक्टिक अम्ल का स्रोत क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत, यानी हमें लैक्टिक अम्ल कहाँ कहाँ पे मिल सकती है, तो बोलेंगे दही में। कौन सा उसमें जीवाणु पाया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे वहां पे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया होती है, ठीक है। उसमें जो बैक्टीरिया होती है वो कौन सी होती है, तो बोलेंगे लैक्टोबैसिलस। यही दूध से दही जमाने में मदद करती है। तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कहाँ है, तो बोलेंगे दही है, ये दही में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 23 नंबर, ठीक है, कि कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तत्व जो है
वो धातु है या अधातु है ये तय नहीं है, ठीक है। जो भी तत्व है इसमें धातु है या अधातु ये तय नहीं है, तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। कारण क्या है, अगर आपसे पूछता अधातु तो बोलते हैं हम लोग ब्रोमीन। आपसे बोलता कौन सा अधातु द्रवस्था में पाया जाता है तो आंसर क्या हो जाता, ब्रोमीन। पूछता कौन सा धातु द्रवस्था में पाया जाता है तो हम लोग क्या बोल देते, मरकरी यानी कि पारा, मरकरी यानी कि पारा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा यहाँ पर कौन सा तत्व, तो तत्व यहाँ दोनों हो सकते हैं, ब्रोमीन भी हो सकता है और मरकरी भी हो सकता है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो बोलेंगे 35 होता है। ब्रोमीन का संकेत होता है हमारे पास 35, ठीक है। अब मरकरी का संकेत क्या होता है, Hg होता है, इसको हम लोग पारा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो हमें अभिक्रियाशीलता समझ में आनी चाहिए। सबसे ज्यादा किसकी होती है तो बोलेंगे पोटेशियम की, ठीक है। उसके बाद किसकी होती है तो बोलेंगे सोडियम की। उसके बाद किसकी होती है, कैल्शियम की। उसके बाद आती है मैग्नीशियम की। उसके बाद किसकी आती है तो हम लोग बोलेंगे एल्युमिनियम की। फिर क्या होती है तो बोलेंगे जिंक, ठीक है। जिंक के बाद क्या होता है, उसके बाद होता है हमारे पास Fe। उसके बाद एसएन आता है, लेकिन नए वाले बुक में एसएन नहीं लिखा गया है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, Pb। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, फिर हमारे पास आता है कॉपर, नेक्स्ट हमारे पास आता है Hg, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है तो बोलेंगे Ag, और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं Au यानी कि सोना। ये आपका क्रियाशीलता, धातु का जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे अधिक कौन सी होती है तो बोलेंगे पोटेशियम, और सबसे कम कौन सी होती है तो बोलेंगे सोना यानी कि गोल्ड। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पूछा है हमसे कि सबसे कम कौन सी होती है, तो सबसे कम क्या बोलेंगे, सोना, ठीक है। सबसे कम किसकी होती है तो बोलेंगे सोना की होती है, ठीक है। चलिए ये हमारे पास 24 नंबर कंप्लीट हो गया। 25 नंबर, एक्वा रेजिया में पाया जाता है। एक्वा रेजिया में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो एक्वा रेजिया जो हमारे पास है कंसंट्रेटेड, यहाँ पे HCl को बड़ा C लिखना पड़ेगा, HNO3 में HNO, O कैपिटल लिखना होगा यहाँ पर। ये दोनों का मिश्रण होता है। HCl और HNO3 का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। एक्वा रेजिया को हम लोग अम्लराज भी कहते हैं, ठीक है। एक्वा रेजिया का एक और नाम क्या होता है तो बोलेंगे अम्लराज, ठीक है। तो अम्लराज जो होता है इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है तो बोलेंगे दोनों का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है, इसमें हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है, और इसी में हमारा नाइट्रिक अम्ल भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन में प्रकारात्मक समूह क्या है, लास्ट में नॉन दिख गया यानी कीटोन होगा। तो इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, सी नंबर। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। और ब्यूटेनॉन अगर बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे, CH3, फिर लिखेंगे CH2, फिर लिखेंगे CO, और फिर क्या लिखेंगे CH3। ये हमारा क्या है, ब्यूटेनॉन है, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन में कीटोन लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन, ठीक है। यानी इसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो कीटोन में हम लोग क्या लगाते हैं तो कीटोन में हमारे पास ये हमारे पास होता है इसका प्रकारात्मक समूह, ठीक है। ये हमारा कीटोन का हो गया। अल्डिहाइड का क्या होता है तो बोलेंगे CHO। एल्कोहल का क्या होता है बोलेंगे OH। हैलोजन का क्या होता है तो बोलेंगे X। इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे आ जाएंगे। फिर COOH अगर रहेगा तो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कीटोन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है कि 27 नंबर, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। सोडियम का परमाणु संख्या होता है कितना तो बोलेंगे 11, तो क्या लिखेंगे 281 लिखेंगे। सोडियम के लिए क्या लिखेंगे 281। हीलियम का हमारे पास परमाणु संख्या 2 होता है, लिख दिए। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो हम लोग 2 और 6 लिखेंगे, ठीक है। और एक हमारे पास मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 12, तो क्या लिखेंगे हम लोग 282 लिखेंगे। हमने सबका लिख दिया। और सवाल पूछा गया है कि कौन सी तत्व है जिसके बाहरी कक्षा में यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1, तो एक किस में होता है लास्ट में तो बोलेंगे हम लोग सोडियम का। 2 पूछता तो मैग्नीशियम, 0 पूछ देता तो हीलियम, और 6 पूछता तो ऑक्सीजन। पूछा क्या है एक किस में होता है तो बोलेंगे सोडियम में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा सोडियम, ठीक है। तो हम लोग सोडियम को टिक लगा देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण, ठीक है, जो स्वपोषी पोषण होते हैं यानी कि हमारे पास सेल्फ न्यूट्रिशन करने वाले, उनके लिए क्या जरूरी है? तो उनके लिए चारों चीजें जरूरी है। मतलब उनको CO2 भी जरूरी है, उनको H2O भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, ठीक है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो बोलेंगे मैग्नीशियम। सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। स्वपोषी पोषण के लिए पेड़ पौधे जो है इन सब का प्रयोग करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चारों के चारों इसेंशियल चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर पूछा गया है कि ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है ना। ब्रिक, इसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है ना, स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट क्या होता है? तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। ये क्या होता है? नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन जो है वो ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेफ्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितने कोष्ठ होते हैं, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट आंसर यहाँ पे देना है, 4 होते हैं। 4 होते हैं, इसमें 2 निलय होते हैं, ठीक है। 2 कितने, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया लिखने में, ये आपका निलय, ठीक है। 2 इसमें क्या होते हैं? निलय होते हैं, और 2 इसमें क्या होते हैं? आलिंद होते हैं। निलय की संख्या भी कितनी? 2, और आलिंद की संख्या भी कितनी होती है? 2। निलय, बायां निलय, दायां निलय, उसी प्रकार बायां आलिंद और दायां आलिंद, तो टोटल 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो बोलेंगे 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 31 नंबर, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी प्लांट हार्मोन, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो बोलेंगे ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी पादप हार्मोन है। डी हमारे पास क्या है? पादप हार्मोन। डी हमारे पास क्या है? पादप हार्मोन है, ठीक है। सी हमारे पास क्या है? तो स्त्री में पाया जाता है, एस्ट्रोजन यानी कि महिला में पाया जाने वाला हार्मोन है, ठीक है। और थायरोक्सिन यानी कि ए और बी, थायरोक्सिन और इंसुलिन, ये महिला पुरुष दोनों में पाया जा सकता है, ठीक है। ए और बी जो है महिला और पुरुष दोनों में पाया जा सकता है, जबकि सी क्या होता है? मादा में पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है। और डी साइटोकाइनिन किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइटोकाइनिन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा गया है शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। हमारे जो ह्यूमन है उसका जो शरीर है उसमें प्रमुख समन्वय केंद्र क्या होता है? तो बोलेंगे मस्तिष्क, यानी कि ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ये हमारा मेन, इसको हम लोग ह्यूमन बॉडी का कंप्यूटर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी का क्या है? कंप्यूटर। तो ह्यूमन जो ब्रेन है उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। तो ये मस्तिष्क जो होता है समन्वय केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 33 नंबर, अलैंगिक जनन किसमें होता है? अलैंगिक यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, ठीक है। तो 33 नंबर में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे ईस्ट में। ईस्ट में क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा बोलेंगे? मुकुलन के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 34 नंबर, पूछा गया है कि परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, ठीक है। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, किस रूप में? तो बोलेंगे फल के रूप में, यानी कि फ्रूट। फल यानी कि किस रूप में? तो बोलेंगे फ्रूट के रूप में। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फल। नेक्स्ट हमारे पास 35 नंबर, समजात अंग के उदाहरण क्या है, ठीक है। समजात अंग के उदाहरण क्या है? तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, पहले देखेंगे हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपद, हमारा दांत और हाथी का दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी। देखिए यहाँ पर इनका क्या है हमारे पास, देखिए कार्य भी सेम ही होते हैं। हमारा दांत हो चाहे हाथी का दांत हो, कार्य भी इनका क्या है? सेम ही हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे समजात अंग के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो तीनों सेम ही लग रहे हैं, ऑप्शन ए बी सी तीनों हमारा हो सकते हैं समजात अंग में, यानी कि डी। 35 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों का तीनों सही लग रहा है, तो बोलेंगे उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में हमसे पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का, है ना, अनुवांशिकी का, जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है? तो इसका डायरेक्ट आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के दाने पे प्रयोग किया, ठीक है। मटर के दाने पे, या मटर के जो पौधे हैं, दाने नहीं,
पौधे, मटर के पौधे यानी कि प्लांट, इस पे इन्होंने प्रयोग किया। इनको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, ठीक है, आनुवंशिकी का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 37 नंबर कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला है? ये आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन, ठीक है, आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन, और एक होता है आहार जाल यानी कि फूड वेब। तो हमारे पास आहार श्रृंखला पूछा गया है, करेक्ट आंसर आप देखेंगे डायरेक्टली हम लोग को यहाँ दिख रहा है हमारे पास क्या? बी नंबर, यानी घास को कौन खाएगी? बकरी, और बकरी को मानव खा जाते हैं, ठीक है, यानी कि घास बकरी मानव, ठीक है, घास बकरी मानव, ये क्या है? आहार श्रृंखला है, ठीक है। बाकी सब गलत है, इसमें किसी प्रकार का हमारे पास बकरी को गाय, गाय को हाथी गलत है, घास को मछली, मछली को बकरी गलत है, ठीक है, यानी हमारे पास ए सी डी गलत है। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा खाद्य श्रृंखला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन उत्पादक है? उत्पादक का मतलब क्या होता है? तो बोलेंगे प्रोड्यूसर। उत्पादक मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर। इनमें से कौन जो है उत्पादक है यानी कि प्रोड्यूसर है? घास, ये हमारे क्या है? प्लांट है, ठीक है, घास क्या है? प्लांट, यानी हमारा क्या है? प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर्स, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पादक, ठीक है, क्या बोलेंगे? उत्पादक। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि घास, ठीक है। चलिए हम लोग आखिरी 2 सवाल को यहाँ पे फटाफट फिनिश करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे सवाल जो दिए गए हैं वो दिए गए 39 नंबर में। तो 39 नंबर में हमारे पास जो सवाल दिया गया है वो हमसे पूछा गया है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वन नाशन को रोकना, ठीक है, यानी कि डिफोरेस्टेशन, जो लगातार वनों की कटाई हो रही है यानी कि डिफोरेस्टेशन, तो इसको रोकने का मेन काम किसका था? बोलेंगे चिपको आंदोलन का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है खादिन पाए जाते हैं। खादिन एक तरह से वर्षा जल संग्रहण की विधि होती है, ठीक है। खादिन क्या है? तो एक प्रकार से वर्षा जल संग्रहण की विधि होती है। ये कौन से राज्य में आमतौर पे पाए जाते हैं? तो हम लोग बोलेंगे राजस्थान में। राजस्थान जो होती है एक तरीका से रेगिस्तान वाला इलाका है, ठीक है, ये हमारा रेगिस्तान वाला इलाका है, जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे पहला बड़ा राज्य, मतलब सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर खादिन बड़े ही प्रचलित होते हैं, ठीक है, ये हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? आज के वीडियो में हमने 40 MCQ यहाँ पे प्रैक्टिस किया, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा, और नोटिफिकेशन को ऑन करके बेल बटन को प्रेस कर देना है, ठीक है। बाकी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करेंगे, ठीक है, और इसी प्रकार से नए वीडियो को हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।